Order. Hello and welcome to another episode of Reporters Without Orders, a podcast where we discuss what made news, what did not, and something that absolutely should not have. I am your host, Pratyush Deep, and we are joined by two of my colleagues, Avdesh Kumar and Anmol Pritam. हेलो हाय। हाय अनमोल एंड अवधेश। अनमोल, आप एक बहुत बड़ा इशू इस बार कवर कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से। तो बेसिकली अनमोल हैज़ बीन ट्रैकिंग द tragic incident in Delhi's Rajendra Nagar area where three UPSC aspirants had died due to waterlogging in the basement area of a coaching center. And Anmol has done some really good reporting, at least 3 reports if I'm correct, on the incident so far, and hope there will be more stories from the ground. And Avdesh and as well as Anmol, both of them have covered another important issue of violence unleashed by Kawarias in Western UP. They accessed the FIRs and spoke to the victims to analyze the pattern of this violence. So we are going to discuss both these stories. Like first, I would like to come to Anmol. So Anmol, my first question as a reporter is that there are different experiences when we cover different issues. Like covering a protest is different, covering a political issue is different, and covering a tragedy is different. So when you jump into the story of this tragedy, how was your experience so far? Because when there is a tragedy, you face a lot of emotions, unlike protests, unlike the political stories or any other stories. So can you just tell us about your experience from day one to till now? सो द क्वेश्चन कि ट्रेजिडी कैसे कवर किया जाता है और उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, ये कोई पहली ट्रेजिडी नहीं है जिसको मैंने कवर किया है। इससे पहले भी मैंने कवर किया। सबसे रिसेंट इससे पहले वाला हाथरस ट्रेजिडी थी जिसको कवर किया, जिसमें बाबा में भगदड़ की वजह से लोगों की जाने गई थी। पर ये वाला थोड़ा डिफरेंट था। और जैसा कि आपने बताया भी कि ट्रेजिडी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था कि एक तरफ तो जब हम जाते हैं तो उस जो हुआ ट्रेजिडी, जो इंसिडेंट हुआ, उसको एक रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि पैरेलल में क्या क्या हो रहा है, कि आपको हॉस्पिटल भी जाना होता है। अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो आप हॉस्पिटल जाओगे वहाँ जानने कि उसको कितनी इंजरी हुई है, किस लेवल की इंजरी है, उसकी डिग्री क्या है। दूसरा ये है कि आप फिर अगर किसी की डेथ हुई है तो आप मॉर्चरी में जाते हो, वहाँ बॉडी कब तक उनकी निकाली जा रही है, वहाँ जो फैमिलीज आई है उनसे बात करते हो कि अबाउट द विक्टिम, अबाउट देयर इमोशंस। और इसके अलावा आप जो साइट होती है, उस साइट पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का, तो वो एक अलग एंगर, इमोशन और एक फियर भी स्टूडेंट्स के अंदर था कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। क्योंकि अगर राजेंद्र नगर का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, जो कि देश का यूपीएससी हब कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर में आप पाएंगे कि 90% जो लाइब्रेरी है वो अंडरग्राउंड है। इवन बहुत सारी पीजी जो है वो अंडरग्राउंड है, यानी कि बेसमेंट में है। और बेसमेंट में, कहीं भी बेसमेंट में इस तरह की एक्टिविटी की परमिशन नहीं है, वो लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें हुआ, इसमें सिंपली बस इतना हुआ कि अब एक चीज़ और इसमें समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली की जो अपना ग्राउंड है, जो दिल्ली का सरफेस है, वो ऐसे स्लोप पे है। मतलब ये समझिए कि साउथ में जो अरावली वाला एरिया है, इधर से ये नॉर्थ की तरफ, यमुना की तरफ स्लोप करता है। तो राजेंद्र नगर भी ऐसे है कि वो नॉर्थ की तरफ स्लोप कर रहा है। और क्या होता है कि जब सड़क पर जो ये कोचिंग है, राव आईएस स्टडी सर्कल जिसमें इंसिडेंट हुआ, ये सड़क के कॉर्नर पे है। तो जो स्लोप बनता है तो पूरे राजेंद्र नगर से होता हुआ पानी वहाँ तक जाता है। और अगर वहाँ ड्रेनेज सही से काम नहीं कर रहा है तो सारा पानी वहाँ इकट्ठा होगा। और हुआ भी वही, ड्रेनेज भी काम नहीं कर रहा था, सारा पानी वहाँ इकट्ठा हुआ। और ठीक उसी टाइम पर एक गाड़ी वहाँ से गुजरी, एसयूवी थी, और उस गाड़ी की वजह से उस पानी में वेव बना। गाड़ी जाती है तो वेव बनता है। उस वेव से अब सोचिए वो वेव, पानी कितना ज़्यादा रहा होगा कि उस वेव से उस कोचिंग का मेन गेट टूट गया, जो कि आयरन गेट था, वो टूट गया। वो टूटा तो उसके बाद वो पानी सीधे बेसमेंट में। तो गेट मतलब रोक रहा था उस पानी को बेसमेंट जाने से? हाँ, बेसिकली नीचे वो ठीक था, सॉलिड था, मतलब सरफेस था, प्लेन था, ऊपर ग्रिल्ड था, तो कहीं ना कहीं उस पानी को वो रोक रहा था गेट। अब गेट टूटने के पीछे भी रीज़न है कि गेट हो सकता है गेट कमज़ोर हो, उसमें जंग लग गई हो, तमाम सारे उसके फैक्टर हो सकते हैं, पर गेट टूटा उस वेव की वजह से। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि अचानक से फ्लड आ जाए बेसमेंट में,
आप सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे नहीं हो कि आप विंडो से कूद के अपनी जान बचा लोगे। वहाँ पर एक ही ऑप्शन है आपके पास, जो वहाँ पर सीढ़ी मौजूद होगी उससे बाहर निकलने का। अगर आप वहाँ से नहीं निकल पाए तो फिर आप फंस जाओगे। इसमें भी हुआ, 2 सीढ़ियाँ थी, 2 गेट थे, एक फ्रंट पे एक बैक पे। फ्रंट वाले से लगातार पानी आ रहा था, तो कुछ स्टूडेंट 20-25 के करीब स्टूडेंट्स निकल गए जब पानी, लेकिन जब पानी का फ्लो बहुत तेज हो गया तो सीढ़ी पे चढ़ना भी मुश्किल हो गया। ओके। तो जो सीढ़ी पे चढ़ भी रहा था वो पानी के साथ फिसलते हुए फिर नीचे आ जा रहा था। ओके। और जो सीढ़ी का शेप था, वो सीढ़ी का शेप ऐसे स्ट्रेट नहीं था। सीढ़ी था कि आप पहले नीचे जाइए, फिर राइट होइए, फिर राइट होइए। अच्छा, ये मतलब deep- सीढ़ी इज लाइक ऐसे ऐसे फिर ऐसे, हम्म ठीक है। 3 मतलब 2 टर्न बीच में आपको लेने होंगे, इस तरह से सीढ़ी था। तो वो पानी जोर से गिर रहा और ये तो इस काफी तरह की नीचे भी सिचुएशन में, होगा, हाँ, 2 नीचे टर्न है तो बेसमेंट भी करीब बहुत। 12 फीट का पूरा हम्म जो हाइट थी बेसमेंट की वो 12 फीट थी। हम्म और ये सब कुछ हो रहा था, और उसमें फिर रेस्क्यू करना, जो लोग रेस्क्यू कर रहे थे, जो लोग ट्रैप्ड हुए, ये बहुत मतलब ऐसा इंसिडेंट था जिसको जो 10 मिनट के अंदर हुआ। पानी तो 2 मिनट के अंदर भर गया, किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ। इन सबको रिकंस्ट्रक्ट करना, इसके अलावा उस आपने बिल्डिंग बहुत के, एक शानदार स्टोरी किया है उसके ऊपर, हाँ, उसमें आएंगे हम लोग, जो आपने रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है थ्रू द आइज ऑफ द सर्वाइवर्स। सो कल ही मतलब जुलाई 30 को ये स्टोरी पब्लिश हुआ है, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू रीड दैट स्टोरी बिकॉज इट इज़ ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड दैट डे। बट आई ऑल्सो वांट टू नो, बिकॉज आप कवर कर रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि हम ट्विटर में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत अपडेट्स आ रहे हैं कि आज कुछ देर पहले मैं देख रहा था एमसीडी ऑफिशियल्स जा रहे हैं वहाँ पे, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। कल रात को एक खबर आया था कि मुखर्जी नगर में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है मतलब? ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अब ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, जो उनका कंसर्न है, वो अब वाइडर होता जा रहा है डे बाय डे। मुखर्जी नगर में भी यूपीएससी स्टूडेंट रहते हैं, और वहाँ भी फ्लड तो नहीं हुआ, लेकिन फायर का इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, जब वहाँ की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है संस्कृति आईएएस। राइट, ये एग्जैक्टली मैं आपको पूछने वाला था। लास्ट ईयर ये घटना हुई थी, और दिल्ली का ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। कभी हमेशा फायर में, हो गया, फायर हुआ था, उसमें कोई डेथ नहीं था शायद, लेकिन बच्चे कूद रहे थे विंडो से, हमने वो विजुअल सोशल मीडिया में देखे थे। तो ये मतलब ये केओस है पूरा कोचिंग वाला, जो ये मतलब इंस्टीट्यूट है, जो इकोनॉमी बोल सकते हैं, और ये जो इकोसिस्टम है मतलब इसमें। तो आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये इसको कैसे देखा जाए कि दिल्ली में जैसे राजेंद्र नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, और भी कई एरिया है वेरी कॉन्जस्टेड, मतलब इट्स ऑल अबाउट मनी कि 10-12 हज़ार लेके लोग पीजी में रह रहे हैं, कुछ भी पैसा डिमांड हो रहा है, कुछ सुविधा है नहीं, सीवर फंस जाता है, मतलब इट्स वी ऑल नो व्हाट द कंडीशन ऑफ दिस इसको कोचिंग समझने हब। के लिए थोड़ा सा मतलब इस बारे में बहुत सारी बात हुई है, और उस पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि इस देश के ज़्यादातर यूथ आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो सबको पता है ऑलमोस्ट कि क्यों आईएएस लोग बनना चाहते हैं। बट अब रेगुलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, डू यू वही बता थिंक रहा कि हूँ मैं। लाइक कि कोचिंग जो बिजनेस है इट शुड बी रेगुलेटेड? इन दोनों इलाकों को समझो, राजेंद्र नगर को अगर आपको समझना है या आपको मुखर्जी नगर को समझना है। राजेंद्र नगर को आप समझिए कि राजेंद्र नगर जो है वो अरावली की पहाड़ियों पे बना है, और ये जो जगह है, ये ऐसा तो है नहीं कि इसको बनाया गया, डेवलप किया गया कि यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो उस तरह से कॉमर्शलाइज इसको किया गया हो। ये एक ऐसी ही कॉलोनी थी जहाँ कोचिंग खुले, लोग आते गए और बिजनेस बढ़ता गया, और उस हिसाब से जो है रेगुलाइज चीज़ों को नहीं किया गया। अब जाहिर सी बात है, एक जगह पर अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो वहाँ के लोग हैं उनकी पैसे की लालच भी बढ़ेगी। होता भी यही है कि 5x6 5x8 का कंपार्टमेंट बना के उसको मतलब एक लकड़ी के से डिवाइड कर देंगे, एक रूम में 2 पार्ट। अगर मान लीजिए 10x12 का रूम है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5x6 के 2, 5x6 के अब 2 रूम वो लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, जो रूम रेंट नॉर्मली दिल्ली के नॉर्मल एरियाज में उस रूम का रेंट मैक्सिमम 5 से 8 हज़ार या 9 हज़ार हो सकता है, उसमें वो लोग उसी रूम में दो पार्ट में डिवाइड करके 12 से 14 हज़ार रुपये एक से ले रहे हैं, यानी कि वो 25 हज़ार बना रहे हैं सिर्फ रूम का। और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं कॉमन, अगर एक फ्लोर पे ऐसे 5-6 रूम हैं और उसमें इस तरह के कंपार्टमेंट हैं, यानी कि अगर 15 बच्चे रह रहे हैं तो उनके लिए एक कॉमन टॉयलेट है, ठीक है, और कोई और सुविधा नहीं है।
ना उसमें विंडो है, ना वेंटिलेशन की कोई सुविधा है। यहाँ तक कि आपको रिलैक्स करने की, अगर आप लेटोगे तो सिर्फ आपको दीवारें दिखेंगी, आपके पास किताब रखने की जगह नहीं है। तो ये जो सिस्टम है कि क्राउड बढ़ा तो क्राउड को इन लोगों ने अपने हिसाब से कमर्शलाइज किया, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई एक चीज़, वो है सेफ्टी। सेफ्टी का बिल्कुल भी कहीं ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी किसी भी कोई भी जगह फायर प्रूफ नहीं है। कोई भी पीजी फ्लड प्रूफ नहीं है, कोई भी पीजी अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। कुछ भी हो सकता है इस शहर में, बिल्कुल। कोई भी सेफ्टी से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज ये होता पूरा है। दिल्ली का ही एक लेवल पे सीन है। और चूंकि ये बच्चे आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, इनको पता है, चूंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर देश की बेस्ट कोचिंग्स हैं। राजेंद्र नगर में को बेस्ट माना जाता है, मुखर्जी नगर से भी बेस्ट माना जाता है राजेंद्र नगर को, क्योंकि यहाँ का जो लैंग्वेज है इंग्लिश ओरिएंटेड ज़्यादा, और पिछले कुछ सालों में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन ज़्यादा होने लगा यूपीएससी में। तो जो यूपीएससी का क्राउड था, जो क्रीम क्राउड था, जो अच्छा पढ़ने में था और जो ज़्यादा सीरियस था, वो उसने खुद को चेंज किया, चाहे वो यूपी से आता हो, बिहार से आता हो, तमिलनाडु से आता हो, देश के किसी भी पार्ट से आता हो वो, या महाराष्ट्र से आता हो, वो इंग्लिश के तरफ झुका, और इसलिए राजेंद्र नगर का क्राउड बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ आप एक और चीज़ देखने को पाएंगे कि यहाँ एक हिस्ट्री का टर्म है एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म। इस टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा जमींदार है, तो वो खुद खेती नहीं करेगा, वो खेती दे देगा किसी छोटे को। वो अब उससे बोल देगा कि मुझे इसमें इतना प्रॉफिट चाहिए तुमसे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को 2 एकड़ उसने खेती दे दी। अब वो 2 एकड़ में चूंकि जो छोटा वाला है उसको इतनी फसल बड़े वाले लैंडलॉर्ड को देनी है, इसलिए वो उस 2 एकड़ में उतनी फसल उगाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, चाहे उसके लिए मजदूरों से रात में काम कराना हो, भूखे काम कराना हो, उनको कम पैसे देने हो, एवरीथिंग, ही विल डू एवरीथिंग, क्योंकि अब उसको उतना देना है। सेम वही होता है इन कोचिंग एरियाज में। अच्छा। या मोस्टली जो ओनर होते हैं वो रहते नहीं है, ये होते हैं ब्रोकर, ठीक है। अब ब्रोकर को उन्होंने बोल दिया कि हमें तो इतना ही चाहिए, एक रेंट लेते हैं ब्रोकर से। हाँ, हमें तो इतना ही चाहिए, ये हमारा मान लीजिए 10 बाई 12 का कमरा, हमें इससे 25,000 चाहिए। अब तुम इसमें 2 कंपार्टमेंट करो, 3 कंपार्टमेंट करो, मतलब आई डोंट केयर, मुझे तो इतना चाहिए, राइट। तो ब्रोकर का भी उसमें फायदा होता है। एक स्टूडेंट आएगा तो कमीशन 1 से बनेगा, 2 आएगा तो 2 से बनेगा, क्योंकि अगर 1 महीने का कोई रूम ले रहा है तो उसको कम से कम 20 दिन से 25 दिन का जो रेंट बनता है वो ब्रोकरेज में देना पड़ता है, भी मिलता है, रेंट भी मिलता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ए बूमिंग बिजनेस, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें करीब 2 लाख के 2 से 2.5 लाख के करीब यहाँ फीस लगती है कोचिंग की। इसके अलावा आपको 12 से 14,000 पीजी का लगेगा जहाँ आप रहोगे। इसके अलावा मेस का आपका खाना लगेगा। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, स्टडी मटेरियल चाहिए, आपके अपने पर्सनल खर्चे हो सकते हैं। कुल मिला जुला के 20 से 30,000 के रेंज में आता है। और आप थोड़ा सा और अच्छे से रहना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे कम आप चाहते हैं कि एक आपका थोड़ा सा बड़ा कमरा हो, मतलब बड़ा सा मतलब 10 बाई 12 का कमरा हो, तो आपको कम से कम 30-35,000 घर से चाहिए होगा। अब लाइब्रेरी का भी मैं आपको बताऊं कि जो लाइब्रेरी या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है उनकी फीस 4 से 5,000 रुपए है, और जो बेसमेंट पे है उनकी फीस 2,000, 1,800, 2,200। अच्छा, इसमें भी एक क्लास डिवाइड है, मतलब लाइब्रेरी का एक्सेस में भी, कि आपके पास पैसा होगा तो आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर में मिलेगा। अब होता क्या है कि बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत भी पढ़ने में ठीक है या फैमिली से ठीक ठाक भी है, तो वो अगर 1-2 अटेम्प्ट उसने दे दिया, 2-3 साल वहाँ गुजार लिए, तो उसके अंदर एक गिल्ट आने लग जाता है कि यार इतना पैसा मैं घर से ले रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो खुद ही एक कोशिश करने लग जाता है कि मैं कम से कम पैसे घर से डिमांड करूँ, ताकि वो ये फील ना करें कि मैं उनसे सिर्फ पैसे ले रहा हूँ और कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ। तो वो खुद भी महंगी कोचिंग में ना जाके थोड़ी सस्ती वाली वो लाइब्रेरी पकड़ लेगा, बेसमेंट वाला पकड़ लेगा, कोई बड़ा रूम नहीं लेगा, छोटा ले लेगा, चलो कम से कम यहाँ रह रहे हैं, पढ़ लेंगे हम लाइब्रेरी में। राइट। हमसे कुछ ऐसे भी बच्चे मिले कि उनको पता है कि जो रूम उन्होंने लिया है 5 बाई 6 का, उसमें जो एसी लगी है वो इतनी पुरानी है कि अगर वो उसमें रात में सोते हैं और दिन में पढ़ते हैं, कुल मिला जुला कर अगर वो अपने रूम में 15-16 घंटा या 14 घंटा स्पेंड करते हैं, जिसमें 7-8 घंटे वो एसी चलाते हैं, तो उनका बिल 8-9 हज़ार आता है। एसी का तो बिल वो भी 8 रुपीस यूनिट वाला चलेगा शायद, सब मीटर। हाँ, वो मीटर से नहीं चलता, इनका अपना हिसाब होता है। अच्छा, ये भी मीटर का कुछ? मीटर नहीं, हम आपसे 8 रुपए यूनिट लेंगे, आपने हाँ, इतना सब मीटर लगा देते हैं, मतलब एक छोटे-छोटे सब मीटर लगा देंगे और ये खुद पेमेंट लेंगे, आप डायरेक्ट पे नहीं कर सकते अथॉरिटी को जो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही।
तो अब उसमें ये क्या होता है कि वो 8-9 हज़ार एसी का बिल बचाने के लिए बहुत सारे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में गुजारते हैं ओके। कि वो या तो कोचिंग जाएंगे, कोचिंग नहीं है तो हम्म। वो लाइब्रेरी में सिर्फ सोने के लिए अपने फ्लैट में आ हम्म। जाएंगे वो। देखिए कितना मतलब एक क्या सिचुएशन है इस देश में यूपीएससी के नाम पे। अभी कमिंग बैक टू द इंसिडेंट अगेन, तो आपका मैं लेटेस्ट स्टोरी पढ़ रहा था, उसने अपने मतलब यू हैव बीन एबल टू स्पीक टू सम ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ दैट फेटफुल डे, दे वर देयर इन द बेसमेंट दैट डे, वो लोग बेसमेंट पे ही था उस टाइम पे। तो उन लोगों ने आपको एक बढ़िया मतलब ब्लो टू ब्लो अकाउंट दिया, कितने बजे पानी आया घुसा था, कब कैसे रेस्क्यू हो रहा था। तो हाउ डिड यू मैनेज टू स्पीक टू देम? ये सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, हम्म। ये 4 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया सबको। ये खुद डाइव कर करके, इनमें से 2 स्टूडेंट खुद डाइव कर करके अंदर गए जब पूरा बेसमेंट 12 फीट पानी भर गया था, और लोगों को खींच खींच कर लाए। और इनके पास ना वहाँ कोई रस्सी थी, ना सीढ़ी थी, ना कोई ऐसा इक्विपमेंट था कि इस तरह की सिचुएशन में वो उसका हेल्प ले सके। तो इनके पास कोई रोप भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि जो फायर हाउस होता है उसका जो पाइप होता है पानी वाला, उस पाइप को इन लोगों ने रोप की तरह यूज किया कि 2 लोग ऊपर 3 लोग ऊपर खड़े हैं, उन्होंने रोप को पकड़ा है। एक बंदा जा रहा है नीचे डाइव करके उस हॉस को पकड़े हुए, उस पाइप को पकड़े हुए, और वो अंदर डाइव करके चेक कर रहा है कि और कौन फंसा हुआ है। इस तरह से किया इन लोगों ने। रही बात मैंने कैसे इनसे बात की, कैसे मिले अप्रोच कैसे, आपको किया, कैसे पता लगा कि क्योंकि दिस आर लाइक अभी तो मीडिया का पूरा अटेंशन है सब। पूरा मीडिया का अटेंशन था। और एक बात, जब भी कोई भी कोई भी रिपोर्टर होता है तो हम उस इंसिडेंट के विटनेस से सबसे पहले मिलना चाहते हैं कि कौन है जिसने इसको एक्सपीरियंस किया। वो क्योंकि वो आपको सबसे बेटर बता सकता है। बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें तो लोग बताएंगे कि ऐसा सुना, ऐसा देखा, हम्म। उसने झेला है, हम्म। तो वो सबसे बेटर बताएगा। अब चूंकि उसने झेला है तो उसके ऊपर ट्रॉमा भी होगा, उसको एक बिल्कुल। गिल्ट भी होगा कि वो एग्जैक्टली। नहीं बचा पाया कुछ लोगों को, अगर वो बचाने की कोशिश कर रहा है तो। और वो था भी, इन लोगों के अंदर गिल्ट था कि हम नहीं बचा पाए 3 लोगों को बहुत कोशिश के बाद, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी की भी एक लिमिट है। उसके डेफिनेटली बाद एंड दे आर आप नॉट ट्रेन, नो कि they are एनडीआरएफ not जाके trained to, बचाना और कोई मतलब अपने आप से बचाने के लिए, ये दोनों में बहुत डिफरेंस दोनों है। में दे आर डिफरेंस है। नॉट ट्रेन दे टू आर डू द नॉट सेम। डाइवर्स ना, कि वो हाँ। डाइव करेंगे और इस हाँ, तरह फ्लड लाइक सिचुएशन में वो उनकी निकाल खुद की आएंगे। जान की जोखिम हो मतलब दे कुड डाई एज वेल व्हाइल हाँ, ट्राइंग टू सेव फिर भी समवन एल्स। उन्होंने ट्राई किया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने जब रेस्क्यू किया पूरा सब कुछ, उसके बाद वो पानी जो था सिर्फ रेन वाटर तो था नहीं, उसमें सीवेज वाटर भी था। आपको पता है दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, जब भी वाटर लॉगिंग होती है, ड्रेनेज सीवेज सब मिक्स हो जाता है। वो वहाँ भी हुआ, और स्मेल, आंखों में जलन। इट्स लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग में हाँ, जो हम लोग बात करते रहते हैं, लोग जो मर जाते हैं स्कैवेंजिंग करने के टाइम पे, सेम तरीके का गैस भी आएगा। सेम तरीके का गैस आएगा, ऑब्वियसली गैस आएगा, जिसकी वजह से सफोकेशन भी हो रहा है। उस लेवल का नहीं होगा, पर हाँ उसकी एक इंटेंसिटी होगी जो आपको इफेक्ट करेगी। वो इनके साथ भी हुआ। इन्होंने वहाँ रेस्क्यू करने के बाद ये खुद इतने मतलब फेंट होने लगे, अनकॉन्शियस होने लगे। ठीक है, ये लोग जब थोड़ा सा रिलैक्स हुए तो ये अनकॉन्शियस होने लगे, और वोमिटिंग, हेडेक, तमाम तरह की प्रॉब्लम ये खुद फेस कर रहे थे। तो एक दिन तो अगले नेक्स्ट डे जब पूरा मीडिया में सब कुछ कवरेज हो रहा था और इतने ब्रॉड लेवल पे ये इशू बन गया था, ये लोग, इन लोगों को कुछ, एक तो फ़ोन वोन सब इनका भीग गया था उसमें, तो इनके पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन का भी कुछ नहीं था। तो ये लोग सारे लोग मतलब अपना सिम विम निकाल के रखे थे, पर ये लोग खुद इतने ट्रॉमा में थे और बीमार थे, तो इन लोगों ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं। बस इनको इतना पता था कि 3 लोगों की वहाँ पे नहीं बच पाए, जिनकी डेथ हो गई, और अब ये इशू बड़ा हो गया है। अब ये तीनों स्टूडेंट तमिलनाडु से हैं, और मैंने सोचा मैं कॉल नहीं करूँगा, मे बी वो ट्रॉमा में हो या बहुत सारी चीज़ें हो, तो मैंने एक अच्छा सा मैसेज बनाया, डिटेलिंग अपने बारे में बताया, इंसिडेंट के बारे में पूछा, थोड़ा उनका हाल जाना, और बोला कि एट योर कन्वीनियंस, जब भी आपको लगे कि इसके अलावा ये भी बताया कि मीडिया में क्या क्या बातें चल रही हैं और मैं क्या क्या चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग विटनेस हो। तो इसके अलावा मैंने बोला कि आप जब भी फ्री हो, आप जब कंफर्टेबल फील करो, जस्ट आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। उन लोगों ने मुझे बताया रात के 11 बजे, और मिले मुझसे रात में 2 बजे। अच्छा। हाँ, मैं 2 बजे गया, क्योंकि वो श्योर नहीं हो पा रहे थे कि मीडिया से बात करनी है कि नहीं, क्योंकि तब तक बहुत कुछ न्यूज़ में आ चुका था, बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे थे, और आप
हमारे देश की टीवी मीडिया को तो जानते हैं। बिल्कुल। अगर इनको पता चल जाए कि ये बंदा है तो ये उसके घर के सामने कैमरा लगा के खड़े हो जाएंगे और उसका 24 खाना आवर पीना वही। सब मुहाल कर देंगे, मुंह में माइक घुसेड़ कर। तो वो इस चीज़ से भी बचना चाहते थे। तो दे फर्स्ट उन लोगों ने रिसर्च किया न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में, मेरे बारे में। जब वो एकदम कंफर्टेबल हो गए कि हाँ इससे बात की जा सकती है, देन दे टेक्सटेड मी। और उन्होंने मुझे लोकेशन नहीं भेजा कि कहाँ आना है, उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह आप आ जाओ, फिर हम बताते हैं। फिर मैं गया, फिर उन लोगों ने, मैं गया, मैं पहले पहुंच गया, तो फिर उन लोगों ने किसी से कंफर्म करवाया, अच्छा वही बंदा है ना, कोई और तो नहीं है। देन दे वर, इतना उनके अंदर फियर था वो मीडिया ऑब्वियसली से। ना, क्योंकि मीडिया ने इस पूरा इंसिडेंट को पूरा इतना उछल दिया है, मतलब हर तरीके का रिपोर्ट, कोई कहीं पे जा रहा है, आज एसयूवी का ड्राइवर को अरेस्ट कर दिया। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मजाक क्या है। क्या मजाक चल रहा है, मतलब वो लोग भी डरेंगे कि कल उनको आके पुलिस बोलेंगे कि तुम विटनेस हो, बोलो। एग्जैक्टली वो यही कह रहे थे कि हम एनोनिमस रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम, हमारा कोई भी चीज़ मीडिया में आए और हम टीवी में मतलब हमारा फेस दिखा दिखा के बाद जिस तरह से मीडिया रिपीटेटिव जिस तरह से करता है, वो हम नहीं करना चाहते। बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, एलजी, ये लोग भी अपने बीच में अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के काम पे बिजी है कि हमने ये बोला था, इसने नहीं किया, वो बोल रहा है कि नहीं इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं 5 साल में। तो आपको ये मतलब दिल्ली, क्योंकि एक बहुत दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो सेटअप है, ये भी बहुत केओटिक है। इफ लाइक जो हम जानते हैं एनडीएमसी है, कहीं पे पीडब्ल्यूडी है, एक रास्ता पीडब्ल्यूडी का है, बगल वाला रास्ता एमसीडी का है, एक ड्रेन पीडब्ल्यूडी का है, नेक्स्ट वाला एमसीडी का है। 11 अथॉरिटी दिल्ली में ड्रेनेज को मैनेज करती है। 11 अथॉरिटी इंक्लूडिंग दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। देखिए वो हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट, कंप्लीट केओस है, पूरा केओस। तो इसमें मतलब ऐसे जब इंसिडेंट होता है तब हम लोग इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि दिल्ली में अभी रेस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। आपके हिसाब से लाइक हाउ कैन वी असेस द लाइक हु शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट? ये जब बारिश शुरू हो रही थी तब मैंने ड्रेनेज सिस्टम पे एक काइंड ऑफ ऑडिट टाइप का एक स्टोरी किया था, उसमें एक्सपर्ट से बात किया था, खुद भी देखा था सब कुछ। और ये बात बहुत साफ तौर पर उसमें सामने आई थी कि डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जैसे रेन को लेकर बात होती है हमेशा, और उसमें एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये हाल के सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, कि अब फ्लड जो है वो रिवर की वजह से नहीं आ रहा, फ्लड अब सिटी के अंदर से डेवलप हो रहा है ड्यू टू रेन। मतलब ड्रेनेज पूरा वो है, ड्रेनेज नॉन पूरा, फंक्शनल है। हाँ नॉन फंक्शनल है। जैसे बारिश होती है, मुंबई का फ्लड बारिश में भर जाता है, बेंगलुरु भर जाता है, दिल्ली भर जाता है। दिल्ली में बारिश हुई, T1 जब गिरा था टर्मिनल, उसमें भी हमने रिपोर्ट किया था, जिसमें एक कैब ड्राइवर की डेथ हो गई थी। उस दिन भी यही हुआ था। उस दिन कहा गया कि 70 ईयर्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई है आज दिल्ली में। पर तब भी ब्लेम गेम चल रहा था। पर प्रॉब्लम ये है कि जो दिल्ली का ड्रेनेज मॉडल है वो 1976 का है, और जब आप तब ड्रेन बना रहे थे तब आप ड्रेन उस तरह की बारिश की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया। अब उसमें एक सवाल ये उठता है कि भाई बारिश जो हो रही है उसका पॉपुलेशन से क्या लेना देना। ड्रेनेज आपने बनाया बारिश की पानी को मैनेज करने के लिए, बारिश अब भी हो रही है, तब भी हो रही है, ऐसा तो है नहीं तब से अब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है या बहुत कम होने लगी, या दिल्ली कोई और शहर जैसा इसका मानसून लगभग सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं आया है बारिश में, तब भी रेन वाटर ऑलमोस्ट इतना ही था। तो ड्रेनेज पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिक पहला ये है, पॉपुलेशन बढ़ने से बारिश होने का कोई रिलेशन नहीं। लेकिन दूसरा जो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मैं हाईलाइट अपने उसमें भी किया था, इसमें भी कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि जब आपने तब ड्रेनेज सिस्टम बनाया तब जो वाटर आपके पास फ्लो होता था वो कम इसलिए था क्योंकि तब इस दिल्ली में ग्रीन स्पेस ज़्यादा था, यहाँ वेटलैंड ज़्यादा था, खाली जगह ज़्यादा थी, तो बहुत सारा पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता था। तो सिटी का जो पानी सड़क के किनारे या बाकी जगहों से कम पानी आता था और ड्रेनेज मैनेज कर सकता था। अभी क्या है आपके पास, अभी आपके पास ग्रीन स्पेस है ही नहीं। आप ग्राउंड वाटर आपके नीचे ज़मीन के अंदर आपकी पानी जाती नहीं। पूरे साउथ दिल्ली में देख लीजिए, यहीं आप अगर लटियंस देख लीजिए आप, या हौज खास एरिया देख लीजिए, आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेट्रो अंडरग्राउंड हो चुका है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, अंडरग्राउंड पास बनाए गए हैं, एवरीथिंग इज़ अंडरग्राउंड। मतलब ज़मीन के अंदर भी आपने कंक्रीट बिछा दिया, ज़मीन के ऊपर भी आपने बिछा दिया, ठीक है।
आप जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ के पास के जो एरियाज होते थे पहले, आपने उसको अब पूरा पक्का कर दिया है, तो पानी कहीं से भी जमीन के नीचे नहीं जा सकता, वो रहेगा सरफेस पे ही। वो तो सरफेस पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि वो जो अंदर जाता था वो अंदर नहीं जा सकता। और यहाँ आपके ड्रेन की कैपेसिटी फेल होती है, जहाँ आप ये लॉजिक देते हो कि पॉपुलेशन बढ़ने से ड्रेन का क्या लेना देना। दैट्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। मैं भी जब मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर दिल्ली में हम भी एक ऑडिट कर रहे थे, आई थिंक 2022 की बात होगा, तब भी सेम सिचुएशन था। यहाँ पे कोई ड्रेनेज की मतलब बहुत सारी एमसीडी का जो रेन वाटर ड्रेन्स होते हैं ना, मतलब और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं, ये सब अभी फंक्शनली नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली की जो जितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, वहाँ पे कूड़ा बड़ा मतलब जो डस्ट है वो सब पर के ऑलरेडी नॉन फंक्शनल है। और यहाँ पे सीवर और रेन वाटर ड्रेन्स पे बहुत डिफरेंस नहीं है। आप जैसे जे क्लस्टर्स में चले जाएं, सीवर और नॉर्मल जो रेन वाटर ड्रेन सेम है, किसी से भी पूछे वहाँ पे तो उसका कोई डेप्थ नहीं है। तो उसकी वजह से जब भी जे क्लस्टर, एक और चीज़ है इसमें प्रत्युष, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, इसमें कोचिंग का तो एनओसी नहीं था बेसमेंट में चलाने का, एक मतलब बड़ी नेग्लिजेंस है, और इसमें जान को रिस्क में डालने का इन छात्रों का, और मैं तो कह रहा हूँ कि इन छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए कोचिंग सेंटर को। पर उसके साथ पैरेलल में इस मौत के लिए जिम्मेदार उस ड्रेनेज सिस्टम को भी माना जाना चाहिए जो चोक कर गया। आपने ड्रेनेज साफ नहीं किया, आप जाके देखेंगे उस जगह पे पर्टिकुलर, तो जो ड्रेन है उसके ऊपर आपने पूरा बना रखा है, टाइल्स बिछा रखे हैं आपने, तो जो आता है साफ करने कैसे साफ करेगा? बिल्कुल। तो वहां पर क्या किया अभी अथॉरिटी ने, वो सारे टाइल उखाड़े हैं और मशीन लगा के अब साफ किया है। तो जो इंजीनियर विजिट करने आता था, जो फील्ड विजिट करने आता था, उसको नहीं दिख रहा था ये कि यहाँ टाइल्स लगा हुआ है, यहाँ ड्रेन साफ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और द सेकेंड पॉइंट इज, जो डेटा है कि दिल्ली में जो बारिश होती है, हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है कि दिल्ली में जो बारिश होती है उसका कितना पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, कितना पानी रिजर्वायर में जाता है यहाँ के, और कितना पानी ड्रेन के जरिए जाता है। हर बार जो बारिश होती है बस इतना पता चलता है इतनी बारिश हुई, पर हमें नहीं पता इसका कितना हिस्सा ड्रेन के जरिए नदी में जा रहा है, कितना सीवेज में जा रहा है, कितना शहर में ही रुक जा रहा है, कितना ग्राउंड वाटर में जा रहा है। और ये डेटा हमेशा आना चाहिए कि भाई इतना वाटर, और ये इजी है, ये डेटा बहुत मुश्किल नहीं है कि आपके पास ड्रेनेज है, हर ड्रेन से पानी नदी में गिर रहा है, आप वहाँ से मेजर कर सकते हो कि कितना पानी वहाँ नदी में जा रहा है। आप मेजर रेनफॉल तो आप मेजर करते हो कि कितना बारिश हुआ है। तो जो ड्रेन में जो नदी में गया उससे जो बचा वो शहर में बच गया। So basically lack of transparency and it's a basically systematic failure of the administration. So instead of playing blame games कि ये MCD ये कोई fix नहीं करना चाहता, ये सब को ठीक करने से अच्छा है कि they should fix the problem with a genuine effort rather than playing politics around it. So basically we'll see what happens this week. There will be most probably ministerial inquiry report will be placed, and then there will be more media reports. So obviously we'll keep an eye on everything. So please do visit News Laundry website to get more updates what happens this week and after that, and our colleague Anmol will be on it and he will give you all the latest update. Now coming to Avdesh, and bought Anmol as well this time because he has also worked on this story. So this is about the Kawarias, like their violence by them in the Western UP. So for the audience, those who are not from Northern India, those who are from South or the East, they have very little idea about Kawarias. तो पहले आप बताइए कि कांवड़ यात्रा का जो अभी हो रहा है, ये कांवड़िया क्या करते हैं, क्या है सीज और क्या हुआ है, थोड़ा आप बताएंगे तो। जो कांवड़िया है वो जाते हैं हरिद्वार भी जाते हैं, गढ़ भी जाते हैं, बहुत सारी जगह है। अगर मैं पश्चिम यूपी की बात करूँ, और हरिद्वार से लोग जल लेके आते हैं, फिर शिवरात्रि होती है, उसको जल को चढ़ाते हैं, फिर वो अपने घर चल, पूरे 1 महीने का ये पूरा रहता है कांवड़ का। लेकिन समस्या जो है वो ये है कि पिछले 10 साल में एक भी कांवड़ यात्रा ऐसा नहीं है कि वो चर्चा में ना आई हो। सब कांवड़िए नहीं है, कुछ उपद्रवी हैं जो जिस तरह की घटनाएं आमतौर पर हम देख रहे हैं आजकल की, किसी की गाड़ी पलट दे रहे हैं, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी शायद एक स्कूल बस को अटैक कर दिया, स्कूल बस पे आज पत्थरबाजी की है उन्होंने, है ना। जबकि कांवड़ भक्ति कोई करता है तो वो तो वैसे भी शांत स्वभाव होना चाहिए, इत्मीनान से जाना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उस नज़रिए से होता है। लेकिन ये जो हम देखने को मिल रहा है वो एक अलग ही तरह का है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, वो जाते हैं कांवड़ लेने के लिए। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे
ठीक लोग भी हैं जी, कांवड़ लेने जाते हैं, जल लेके आते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से वो जलाभिषेक करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, शांति का माहौल चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इस तरह के जो उपद्रवी हैं, सड़कों पर हैं और वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उनके हाथ में बेसबॉल के डंडे हैं। पहली बात तो ये समझ नहीं आता बेसबॉल के डंडे लेके क्यों चल रहे हैं वो। उनके हाथों में डंडे हैं, अगर आप जाएंगे चौराहे पर, सड़कों पर देखेंगे तो उनके हाथों में डंडे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं डंडे, वो किस लिए हैं? कोई चेकिंग नहीं है, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं है, ऐसा क्यों? खैर, अभी हाल ही में कितने सारे इंसिडेंट हुए। मुजफ्फरनगर में किस तरह की घटना हुई, मेरठ में किस तरह की घटना हुई, रुड़की में किस तरह की घटना हुई। तो ये मतलब बड़ा शर्मनाक है। और अभी कुछ रास्ते ऐसे हैं, मैं भी देख रहा था कि मतलब रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। जैसे स्कूल का भी कुछ आया है, स्कूल भी क्लोज, स्कूल बंद कर दिए हैं, स्कूलों को बंद कर दिया है। बताइए, कांवड़ के नाम पर आप ये क्या करें? या तो आप विकल्प दीजिए कि मान लीजिए कोई रास्ता है, आप उसके बगल में कोई रास्ता दीजिए, बिल्कुल डिवाइडर लगाइए, है ना, डिवाइडेशन कीजिए। आपकी यहाँ पर जो आम यात्री है वो चलेंगे, ये कांवड़ चलेगी। लेकिन आप पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं पूरी। क्योंकि इस रीजन से ही बिलोंग करते, तो आपने पहले भी जब आप बचपन में थे या आप जब बड़े हो रहे थे तब भी कांवड़िया ऐसा ही था, या इसका मतलब आपकी नज़र में कैसा इसका जो इवोल्यूशन बोले या इसका जो चेंज हुआ है, या चेंज हुआ भी या नहीं है, पहले से ही ऐसा था? थोड़ा उस पर बताएंगे कि आइडिया नहीं है हम। देखिए, कांवड़ लाने का, ले जाने का, जल चढ़ाने का ये प्रोसेस सेम है। पहले भी ऐसे ही होता था, अब भी ऐसे ही। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी आमतौर पर। इसका स्केल भी बड़ा हो रहा है कि ज्यादा लोग कांवड़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कांवड़ उस समय भी इतनी कांवड़ उस समय भी ऐसे रास्ता ब्लॉक होना, मतलब रास्ते ब्लॉक होते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। रास्ते ब्लॉक होते थे, उस लेवल पे नहीं होते थे। लोगों को विकल्प के तौर पर रास्ता दिया जाता था। अब ऐसा नहीं कि कोई एम्बुलेंस आएगी तो उसको 5 मिनट कागज दिखाने में लग जाते हैं, पुलिस वालों को ये बताने में लग जाता है कि हमारी गाड़ी में पेशेंट है, हमको जाना है, उसको रास्ता ही नहीं दिया जाता है। और विकल्प के तौर पे भी आपने इंडिकेटर नहीं दिए हैं कि कहाँ से आपको विकल्प के तौर पे रास्ता जाना चाहिए कि आप आदमी निकल जाए। ठीक है, उसको 50 जगह पूछना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है कि उसको जहाँ पहुंचना है वो क्या वो रास्ता सेफ है, नहीं है। आप रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी आएंगे तो आपको जो मेन रास्ते हैं जहाँ से आमजन निकलते हैं, वहाँ से रास्ते बंद कर दिए हैं यूपी के बहुत सारे इलाके में। मैं अपने अमरोहा की बात करूँ तो वहाँ का जो मेन रास्ता है जो बिजनौर से आता है ये गजरोला तक के लिए, वो पूरा रास्ता मतलब चांदपुर से लेके पूरा जो मेन रास्ता हाईवे की बात करूँ बंद कर दिया, ब्लॉक है पूरा वो। अच्छा, हाँ, ब्लॉक है। कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है ना। भाई कम से कम अगर आप रास्ते बंद करें तो आपको विकल्प के तौर पे कोई रास्ता बताना होगा ना। इसके पीछे और बताने के साथ साथ आपको इंडिकेशन देने होंगे कि भाई यहाँ से एरो लगते हैं ना, कि आप बताइए कि ये मार्ग यहाँ से फला तारीख से फला तारीख तक बंद रहेगा कांवड़ियों की वजह से, और आप इसकी जगह ये वाला रास्ता चुने, और यहाँ से आप यहाँ दाएं मुड़े या वहाँ से बाएं मुड़े, या 4 किलोमीटर के बाद ये रास्ता आएगा। कुछ तो होना चाहिए ना, वो चीज़ें नहीं है। राइट, आप कुछ बोल रहे थे। प्रॉब्लम इज, आप ये जितने रिसेंट के इंसिडेंट देखेंगे, करीब अब तक 20-25 इंसिडेंट हो चुके हैं इस तरह के। ये जितने आप इंसिडेंट देखेंगे, इन सारे इंसिडेंट में एक चीज़ कॉमन ये है कि जो कांवड़ियों का एलिगेशन है जिस पर वो वायलेंट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं इसमें आने वाला था, क्यों ये लोग वायलेंस क्यों होते हैं? मतलब ये लोग तो जा रहे हैं अपने काम पे। हाँ, जो एलिगेशन है, एक ही पॉइंट होता है, वो कहते हैं कांवड़ खंडित हो गई। वो कांवड़ खंडित का मतलब है कि कोई ट्रैफिक है, कोई वहाँ से गुजर रहा है, चाहे वो साइकिल वाला ही क्यों ना हो, ई रिक्शा वाला क्यों ना हो, बस वाला क्यों ना हो, गाड़ी वाला क्यों ना हो, मतलब अगर वो कांवड़ जरा सी टच हो गई तो उनका कहना है कि ये कांवड़ हमारी खंडित हो गई। हम जो है इसमें जल भर के वहाँ से लेकर आए थे और आपने इसको टच कर दिया। वो टच करना ही मतलब उनके लिए वो गुनाह हो गया है। उससे बड़ा दुश्मन उसका फिर कोई नहीं है। प्योरिटी जो है वो खत्म हो गया, और वही रूट कॉज है कि ये लोग वायलेंस कर लेते हैं। उसके बाद से इस तरह की घटनाएं अब देखिए ना, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर में एक पेट्रोल पंप पे किस तरह उस पंप पे तोड़फोड़ की गई, उसका क्या था आपको जानकारी है? वहाँ सिर्फ ये हुआ कि वो जब मेरी उस पंप के ओनर से बात हो रही थी, उसने बताया कि इस पूरे शहर का सबसे बड़ा पंप हमारा है। वहाँ इतना स्पेस है कि शेड लगे हुए हैं, वाटर कूलर है, आरओ का पानी है वहाँ पर, शौचालय बहुत बढ़िया है यहाँ पर। तो कांवड़िए वैसे भी मतलब वो इतना बड़ा है कि कांवड़िए आमतौर पर वहाँ रुक जाते थे। उस पंप वाले ने भी कभी मना नहीं किया, और ये हर साल होता है, करता है कांवड़ियों को वहाँ पर कि अगर कोई आ रहा है यहाँ पर, कोई कांवड़िया मतलब वो रेस्ट करना चाह रहा है, पानी पीना चाह रहा है, या उसको वॉशरूम इस्तेमाल करना है, तो वो उसमें कोऑपरेट करता है और फैसिलिटेट करता है, क्योंकि उसके पास इतना स्पेस है कि वो कुछ लोगों को वहाँ पर वो मना नहीं करता, वो सुविधाएं हैं वहाँ अच्छी।
तो वो वहाँ से कांवड़ी जाते हैं, वहाँ रुकते भी हैं, 2 घंटे 4 घंटे रुकेंगे, चले जाएंगे। किसी को और से ज़्यादा समय बिताना तो बिताएंगे, स्पेस बहुत ज़्यादा है उसको, उसने कभी मना नहीं किया। उस दिन क्या हुआ, जिस दिन ये घटना हुई, उसके पंप पे हमला किया गया कि वहाँ पहले तो ये खबर आई कि कांवड़िए आम खा रहे थे, उन्होंने गुठली फेंक दी, इस तरह का एक रूमर फैला। लेकिन वो नहीं था। हुआ क्या कि पंप जहाँ पे चल रहा है, पेट्रोल पंप है, वहाँ आदमी सिगरेट पी रहा है, कांवड़िया। अच्छा। हालांकि उसने तो कहा सुल्फा पी रहा था वो, मुझसे अच्छा। जैसा बताया ऑनर ने। अब जाहिर सी बात है यार, मतलब सुल्फा मतलब गंजा बेसिकली। कुछ भी हाँ, हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब आप अगर स्मोक कर रहे हैं, आगजनी तो हो ही रही है ना। Basically तो weed इट्स या- रिस्की ना। पेट्रोल पंप के पास अब आगजनी तो हो ही रही है ना, लाइटर भी है आपके पास, सिगरेट का धुआं या कुछ भी है, तो मतलब उसमें आग तो लगी रही ना, रिस्की है। रिस्की है। उसके बाद ये हुआ कि जब वो सिगरेट पी रहे थे या जो भी सुल्फा वो पी रहे थे, तो उसके बाद जो पेट्रोल पंप पे कर्मचारी थे उन्होंने मना किया, उनको रोका टोका कि भाई ये सब मत, यहाँ पे मत करो, आपको ये करना है तो आप बाहर चले जाइए। इसके बाद उस कांवड़िए ने उसको एक झापड़ मारा, और झापड़ मारने से शुरुआत हुई, फिर लड़ाई हो गई। और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि उसने और कांवड़िए वहाँ पे बुला लिए, और उन कांवड़ वालों ने उन कर्मचारियों पे अटैक कर दिया। और अटैक इस तरह हुआ कि मतलब उसका सर फाड़ दिया। मतलब कितनी शर्म की बात है कि कर्मचारी मना कर रहे हैं और उसका सर फाड़ दिया जा रहा है। उसके बाद वहाँ जो उनका दफ्तर था पेट्रोल पंप पर, वो पूरे चारों ओर से बंद था। उसका वहाँ से एक तरफ से शीशा तोड़ा, उसका शीशा तोड़ने के बाद अंदर कांवड़िए गए, अंदर से फिर उसका लॉक खोला, फिर सारा जो कांवड़ियों का जो क्राउड था वो उसके दफ्तर के अंदर चला गया। और दफ्तर के अंदर जाने के बाद वहाँ कंप्यूटर रखा था, इसके अलावा जो वहाँ पे मशीन थी, फोटोस्टेट की मशीन थी, है ना, पैसे गिनने की मशीन थी, इसके अलावा बहुत सारे जो उनके इक्विपमेंट थे सब में तोड़ फोड़ कर दी। मतलब वहाँ घंटों तक उस तरह का तांडव हुआ है, मतलब बुरी तो स्थिति थी। बेसिकली ये जो हम सोच रहे हैं कि उसको टच करके प्योरिटी जो वाला जो सवाल है, उससे भी ज़्यादा कभी कभार ये सब इंसिडेंट ईगो और ये सब जो इस तरीके से भी इसका प्रोवोक होते हैं। इसका जो एक और घटना का जिक्र है सहारनपुर का। सहारनपुर में क्या हुआ कि एक बाइक से अमन कुमार नाम का एक लड़का था, शादीशुदा था, 28 साल का। वो और उसका जीजा मोनू, वो भी सेम एज का, वो दोनों शाम को दुकान बंद करके जा रहे थे, रात के करीब 9 बजे के करीब, अपने घर वापस। अपने घर जा रहे थे तो बीच में हाईवे पड़ता है। हाईवे से जब वो जा रहे थे, तो जब वो गुजर रहे थे तो उनके बगल से एक कार गुजरी। ठीक है, बगल से जैसे आप हाईवे से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो कार गुजरती है। तो जिस तरफ ये थे उसी तरफ कांवड़िए भी चल रहे थे, कार दूसरी तरफ थी। जब कार गुजरी तो कार ने हल्का सा टच कर गई उनकी बाइक पे, और उनकी बाइक गिर गई। उनकी बाइक जब गिरी तो थोड़ी सी उनकी बाइक एक कावड़ में टच कर गई। बेसिकली इट्स एक्सीडेंट था, वो गिरे और उस वजह से टच कर गए। इस बात पे कांवड़ियों ने नाराज होकर, पहले तो जो ये अमन कुमार गिरा हुआ है बाइक के नीचे, ठीक है, वो वहाँ गिरा पड़ा है, और मोनू जो खड़ा था, जो मोनू बच गया था, जो खड़ा हुआ, उसको पहले मारा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस साइड आने की। मतलब एक बंदा एक्सीडेंट होके गिर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी कि उसको बचाओ, पहले उसको उठाओ, उसको क्या, अरे वो मर जाए उनको मतलब नहीं है, हमारी कांवर से क्यों टच हुआ, सवाल ये है। अब उनको इतना मारा, मोनू को मारा, और मोनू बता रहे थे कि वो लोग एक कड़ा पहनते हैं, एक टाइप का कड़ा। उस कड़े को जानबूझ के, कड़े को इंटेंसली ऐसे हाथ में लेके और सर पे मार रहे थे, और मोनू का पूरा सर फट गया। उनके 14 टाके लगे थे उनके सर में, सोचिए किस लेवल पे कमर इतना पे, वायलेंस। और ये मतलब जो डंडा लाठी जो भी उनके पास अवेलेबल होता है, हर चीज से वो मारते हैं। अब मोनू किसी तरह भाग के अपनी जान बचाया वहां से, किसी तरह भागा, लोकल सोकल आ गए। फिर इन लोगों ने उस बंदे को पकड़ लिया जो नीचे गिरा हुआ था, अमन को, जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर रहा है, मतलब ऑलरेडी इंजर्ड। अमन को उठाया और बोला कि इसका हाथ तोड़ो, जिससे बाइक चला रहा था। उसका एक हाथ इन लोगों ने तोड़ दिया और सर फोड़ दिया। सर में उसके 18 टाके आए, और पुलिस वहाँ खड़ी थी। और उसकी बाइक उसने, जब ये इंसिडेंट हुआ 23 तारीख को हुआ था, 23 जुलाई को, उसी महीने लिया था, उस जुलाई फर्स्ट वीक में, EMI पे। और वो 12,000 की जॉब करता है एक शॉप पर, और वो खुद जाने वाला था इस साल नीलकंठ में कावड़ लेके। उसने पहली बाइक ली थी तो उसने सोचा था बाइक की पूजा मैं नीलकंठ में करवाऊंगा। वो जाने वाला था इसी सावन में। उसने बाइक ली थी, उसकी बाइक पूरी की पूरी बाइक तोड़ दी। मतलब तोड़ने का मतलब आप समझते हो, चकनाचूर कर देना।
इस लेवल का गुस्सा कहाँ से लोगों के अंदर आ रहा है? तो ये लोग अरेस्ट होते कि नहीं, जैसे कि आप लोगों ने FIRs देखे हैं, नो अरेस्ट हैज बीन मेड इट। नो अरेस्ट हैज बीन मेड। पुलिस का क्या क्या कैसा? देखिए, FIR हुई। मैंने जितने लोगों से FIR हुई। बातचीत की इस मामले में, तो पुलिस का अभी तक यही रोल रहा है कि FIR हुई अज्ञात के खिलाफ, अब अज्ञात कौन है उसको ढूंढते रहो, जबकि सारे फुटेज अवेलेबल हैं, सारे वीडियोस है, जो इंसिडेंट हम लोग यहाँ पे बात कर वायरल रहे है, हैं, वायरल वीडियो है, है। सारे वीडियो वायरल हैं। 2 पुलिसकर्मी खड़े हैं हाँ। वहाँ पे, लेकिन लोग गाड़ी तोड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये बड़ी बात है कि मतलब इतने बड़े लेवल पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और हैरानी की बात है कि जो अभी हाल ही में कि ई रिक्शा का वीडियो आपने देखा सबने, कि ई रिक्शा वाले को इतना पीटा, उसको गंभीर हालत में उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, उसके बाद उसका पूरा ई रिक्शा तोड़ दिया। इस इंसिडेंट में अमन कुमार वाले में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, पुलिस वहीं मौजूद थी, FIR भी जो रजिस्टर हुआ उसमें 6 लोगों के नाम हैं, फिर भी पुलिस ने क्या किया कि वहाँ से उन कांवड़ियों को बोला कि आप लोग जाओ। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि वो टालते हैं, कांवड़ियों को ही इनकरेज करते हैं, किसी को अरेस्ट नहीं करते, वहाँ से हटा देते कि अच्छा ठीक है चलिए छोड़िए, विवाद खत्म कीजिए, आप आगे बढ़िए। इस टाइप वाला, जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं आपके, अरे छोड़ो लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसा जो एटीट्यूड है, इज इट बिकॉज गवर्नमेंट है? जैसे यूपी में हमने देखा भी कांवड़ियों के लिए फूड वाला जो मतलब एक जो कॉन्फिडेंस तो आता ही है ना। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं, है ना, बुरी बात नहीं है, बरसाना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम में रह के, एक दायरे में रह के उनको ये भी सलाह दी जानी चाहिए कि जब आप सड़कों पर चलते हैं तो इस तरह का तांडव ना करें जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, है ना। अभी आप देखिए कि किस तरह से ये हुआ कि कौन क्या बेच रहा है, राइट, उसका नाम क्या है बेचने वाले का, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ ना। लेकिन क्यों हुआ ये? इसके पीछे आपका तर्क यही हुआ ना कि मतलब कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ये सब गवर्नमेंट कर रही है। फिर फूल बरसाना, नेता जो है वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, भोज कराते हैं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें जो हो रही हैं इस पे भी तो ध्यान देने की जरूरत है। इंटरेस्टिंग लॉजिक जो गवर्नमेंट का था या ऑफिशियल का था कि जो नेम प्लेट लगाने की बात हुई थी कि कांवड़िए जो है वो ना भड़क जाए, वो ना वायलेंट हो जाए, क्योंकि उनको अपवित्र होने का खतरा रहता है। इसलिए क्या करो, बता ही दो कि इससे नहीं लेना है, इसका नाम लिखवा दो। ये गजब का सॉल्यूशन लेकर आए कि चूंकि इस बात के चांसेस हैं कि वो भड़क जाएगा और वो भड़क कर इस पर अटैक कर देगा, इसलिए एक काम करो, बता दो कि इससे लेना ही नहीं है, इसका नाम लिखवा दो। बिल्कुल। अभी आपने एक रिसेंट वीडियो नहीं देखा कि यूपी पुलिस की एक गाड़ी थी, उसको कांवड़िए तोड़ रहे थे और उठा के पटक गाजियाबाद की गाड़ी पलट दी, वो गाड़ी पुलिस लिखा था। तो बेसिकली इसका मतलब एक है पॉलिटिकल, एक कांवड़िया नाउअडेज इट बिकम मोर पॉलिटिकल देन द रिलीजियस एस्पेक्ट दैट आप बोल रहे थे कि 10 साल पहले हुआ था। पता है इन सब में खराब क्या, छुटपुट घटनाएं पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार मौन है, प्रशासन मौन है, कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। साफ साफ वीडियो अवेलेबल है मार्केट में, हिंसा करते हुए कांवड़िए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। FIR दर्ज हो रही है तो अज्ञात के खिलाफ ढूंढते रहिए, ये अज्ञात कौन है। पुलिस वालों से मैंने पूछा कि भैया ये अज्ञात कौन है, इनका कुछ अता पता चल रहा है? तो कह रहा हाँ आइडेंटिफाई हुए हैं। कौन हुए हैं, कितने लोग हुए हैं, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? तो बस ऐसे ही बोले भाई भीड़ थी, बस अज्ञात के खिलाफ कर ली FIR, 2-4 लोग तो आइडेंटिफाई हुए होंगे। बोले ये सब नहीं बता सकते आपको, ये तो जांच, अब इतनी भारी जांच चल रही है। इतना पिछले साल का जो घटना हुआ है उसका क्या इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप दोनों कर रहे हैं इस पे, तो ये भी देखना है कि जैसे इस साल का तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कार्रवाई हो ही रहा है, तो 3 साल पहले से देखिए तो कितने साल कार्रवाई हो ही रहे, कितना इंसिडेंट जांच चल रही है। मैंने तो अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं पड़ी कि फलाने कांवड़िए को जो है इतना जुर्माना लग गया या इतने समय की उसको सजा हो गई उसके खिलाफ, ऐसी तो अभी तो कोई खबर आई नहीं। तो बेसिकली कुछ होता नहीं है, जो भी करो तो इनको एक फ्री हैंड दिया जाता है। अब आप देखिए ना, पुलिस वहाँ खड़ी है ना। अभी जो मुजफ्फरनगर वाला हुआ था, जिसमें लक्ष्मी फूड प्लाजा होटल था जो चला रहा है वहाँ पे, उससे मेरी बात हुई फूड प्लाजा वाले से। वो बोल रहा था कि भाई ये कांवड़िए मेरे पास आके बैठे थे, 25-30 लोग थे, मैं इनका यहाँ जलपान करवा रहा था, जो इनको खाना पीना सब वो हो रहा था। पीछे से किसी का कॉल आया कि मतलब कांवड़ खंडित हो गई है, गाड़ी जा रही है। पीछे से 2-3 मोटरसाइकिल वाले आए, सबसे पहले उन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक किया, ठीक है। उसके बाद उस गाड़ी वाले को मारा, और इतना मारा कि उसका पूरी बॉडी उसकी जो है देहरादून मतलब बुरी तरह उसको मारा। और मारने के बाद वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, गाड़ी जो पहली तोड़ी गई और वो इतना लंबा वहां पर जाम लग गया, भयंकर ट्रैफिक जाम हो गया।
वो पुलिस, मैंने उससे पूछा कि भाई जब ये सब जब चल रहा था तो तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बोला हम बचाने की कोशिश भी कर रहे थे तो कांवड़ियों मुझे हड़का दिया। फिर जो उन्होंने किया वो किया। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ भी तोड़फोड़ हुई है होटल में, क्या तुमने कोई FIR दर्ज कराई, कोई कंप्लेंट दी? बोला यार अगर कंप्लेंट करेंगे तो खाएंगे क्या? मतलब उसका सबसे पहला जवाब ये था, अगर कंप्लेंट करेंगे तो हम खाएंगे क्या? बोले मेरा तो होटल एक दिन वैसे ही बंद रहा है, बिल्कुल, शाम को देर रात खुला है, कोई चोर सिपारिश पंगा करने ले के लेना बाद। नहीं सर है कि जो होता है हो गया। बोले अगर मैंने हट जाओ अभी, बोले अगर मैंने आराम से। शिकायत दे दी, जो मेरा तोड़फोड़ हुआ है, जो मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यही तो लोग हैं, यही लोग आके मेरे यहाँ आकर बैठ गए, मेरा होटल बंद करा दिया, होटल बंद रहा। तो बोले मैं अगर FIR और ये सब चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? बोले मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। उस वीडियो को अगर देखा हो तो पुलिस वालों पे बाकायदा कांवड़ियों ने चेयर फेंक के मारी है, उन्होंने मतलब पुलिस वालों को भी पीटा है। टोटल ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कुछ नहीं है, पुलिस right। चाहे तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, कहीं कोई वायलेंस नहीं होगा। अगर पहले इंसिडेंट के बाद से ही पुलिस सबक लेती और कार्रवाई करती और उसका एक मैसेज जाता तो बाकी लोग ऐसा नहीं करते। आप बिल्कुल। लगातार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो लोग भी इस कांवड़ यात्रा में, ऐसा नहीं है सब लोग ऐसे हैं, बहुत सारे रिलीजियस बहुत पीसफुल लोग जा रहे हैं इस कांवड़ यात्रा में, जो बहुत प्यार से जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस का एक्शन नहीं ले रही है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, बिल्कुल और लॉ एंड ऑर्डर का law फेलियर and- है टोटली, और इसको बढ़ाने में पुलिस कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। With this, we are now into the last segment of our podcast, which is the recommendation. तो आप लोगों ने इस हफ्ते क्या देखा या आप लोग का रिकमेंडेशन क्या है? अनमोल आपसे शुरू करते हैं। एक गाना सुना मैंने अभी रिसेंटली, 1-2 दिन पहले स्पॉटिफाई पे ऐसे रैंडम आ रहा था तो उसमें एक गाना आया, और सज्जाद अली करके एक पाकिस्तान का सिंगर है, उसने एक गाने को गाया है अपने स्टाइल में। पुराना गाना है, गाना है कि हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। मतलब वो लाइन ऐसे शुरू होती है, साहिल पे खड़े हो चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। वाह। तो मतलब तुम तो किनारे पे हो, चले ही जाना जब डूब जाऊंगा, तो जब तक डूब रहा हूँ तब तक तो रुक जाओ। तो अनमोल पूरा एक अलग अंदाज में है, आप बोलिए आपका क्या रिकमेंडेशन है? मैंने हाल ही में फिल्म देखी है महाराजा। तो अनुराग कश्यप की जो एक्टिंग है वो मतलब अल्टीमेट है, और वो स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, मैंने भी उस देखा, अच्छा स्टोरी का जो movie है। पूरा थीम है, मतलब विजय भी कैसे शुरू से लेके पूरी फिल्म बांध के रखती है और बाद में पता चलता है, अल्टीमेट फिल्म है। अच्छा, तो मेरा रिकमेंडेशन जो है एक्चुअली, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन बट आई हैव ए वेरी इंटरेस्ट ऑन दैट टॉपिक। तो आज उसका फर्स्ट स्टोरी आया है, वो है जो स्क्रोल ने जो माओइस्ट एनकाउंटर के ऊपर छत्तीसगढ़ में एक सीरीज़ के लिए वो लोग बहुत दिन से वहाँ पे लिखा हुआ था, तो दे वर डूइंग ए इन्वेस्टिगेटिव सीरीज, उसका फर्स्ट स्टोरी है। तो आई विल बी रीडिंग दैट स्टोरी दिस वीक। इट इज़ डेड माओइस्ट टॉकिंग, द aftermath of a security operation in Chhattisgarh. So this is by Malini Subramaniam. Thank you Avdesh and Anmol for giving your valuable time, for sharing the insights of your stories, how you did those stories, the process of reporting. And so thank you very much. With this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.